हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस यानी समान विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से का सवाल आपके एग्जाम में फंस भी सकता है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं जो कि पूर्णतः लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर हैं, जैसा कि बार एग्जाम में पूछता है अपने, जो कि डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आता है। तो उनके ही पैटर्न के आधार पर मैंने ये 30 क्वेश्चन आपके लिए दोबारा सेट करे हैं। मैंने एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए, पिछले और वन लाइनर कराए थे, इस बार मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ आपको। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप रियल में जॉब के लिए सीरियस हैं। ठीक है ना। 10-15 मिनट की वीडियो अगर होती हुई तो आप देखा कीजिए उसको, क्योंकि वो आपके लिए ही बनाई गई है, आपकी मतलब के लिए ही है। अभी आप ना थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यही कल को आपको सरकारी नौकरी दिला देगा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन है और समझाऊंगा भी, जहाँ समझाने की जरूरत है समझाता भी हूँ क्वेश्चनों को मैं। तो मेरी आवाज़ को भी सुनना कीजिए और बाकी क्वेश्चन का आंसर जो है वो तो याद करना ही है आपको। ठीक है, और नोट्स भी जरूर बनाया कीजिए, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये जो जनरल साइंस क्वेश्चन होते हैं ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नहीं कि बार का फॉर्म भरा तो बार के में ही काम आएंगे ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सब में काम आएंगे आपके। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, और जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आइसोटोप यानी समस्थानिक है। ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऊपर के सभी। तो फ्रेंड्स, आप सबने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। 3 होते हैं, यहाँ ऑप्शन में 3 ही दिए हुए हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। और एक ऑप्शन ये दिया है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम आप जानते होंगे फ्रेंड, ड्यूटेरियम का प्रयोग हम किस में करते हैं? आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला D2O, भारी जल। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? नाभिक के रिएक्टर में किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम। ये बहुत भारी होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते हैं भैया, परमाणु विखंडन हम क्यों कर रहे हैं? यूरेनियम रिएक्टर हमने जो बना रखे हैं वहाँ पे विखंडन क्यों कर रहे हैं? एक ही रीजन है, बिजली उत्पादन के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? बिजली बनाने में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? प्रसरण इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। तो उदाहरण कौन सा है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती, खुशबू, इत्र की महक या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। ठीक है ना। डिफ्यूजन के कारण ही, जैसे हम इत्र की ढक्कन खोलते हैं तो कितनी तेज खुशबू आने लग जाती है हमको, खाना जब बनता है कितनी सी महक आती है हम लोगों को। ठीक है, अगरबत्ती खुशबू देखो कितने दूर दूर तक फैल जाती है, इसका रीजन डिफ्यूजन ही होता है ये। अगला क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, समझ लीजिए। तो सबसे पहले प्रकाश की गति मापने वाला जो वैज्ञानिक था वो था ओ लॉस रोमर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि हमेशा से एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं साइंस में। ठीक है, तो विटामिन डिफिशियंसी, उनके साइंटिफिक नेम, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी मेरी गले खराश हो रही है ठंड की वजह से, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जो विटामिन B1 की कमी है इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है आपका बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर डी। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? ये होता है विटामिन डी की वजह से। रतौंधी, जिसमें दिन में साफ दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है, ये होता है विटामिन A की कमी से। और रक्ताल्पता क्या होता है? ये होता है आयरन की कमी से, नहीं एनीमिया की बीमारी जिनको हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी हड्डी और एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी हड्डी। ये बिल्कुल समझ लीजिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर। तो फ्रेंड, सबसे छोटी हड्डी जो है ये होती है हमारी स्टेपिज। अभी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन कभी आ जाता है, ये हमारे कान में पाई जाती है। कान में कहाँ पाई जाती है? ईयर में। ठीक है ना, ईयर। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है फीमर, जो कि हमारी जांग में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है हमारी। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आपने देखा होगा किसी की आंख भूरी होती हैं, किसी एकदम ब्लैकिश होती हैं, किसी की लाल होती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन होता है आइरिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? जो हम घर में नमक खाते हैं वो समुद्र ही प्राप्त होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो कौन सी मेथड है इसके द्वारा नमक बनता है? तो उसका रीजन एक ही होता है, क्या होता है? एवापोरेशन, वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी। पानी से उड़ जाता है, बाकी जो, क्योंकि नमक हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, वो ज़मीन पर रह जाता है, बाकी जो पानी होता है वो उड़ जाता है। फिर उसको वही करा जाता है, कंपनी जाके उसको सब करा जाता है अच्छे से, तब वो पैक होकर हमारे पास आता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, समझ लीजिए। तो वो जो हार्मोन है उसको कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन,
ऑप्शन नंबर सी। इसी हार्मोन जैसे जो जो पौधे होते हैं उनकी लंबाई बढ़ती है और सूरज की ओर जो देखते हैं ना उसका रीजन यही होता है, ऑक्सीजन ही होता है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो आप सबने पढ़ा होगा चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते हैं, अंधेरे में ही उड़ते हैं, अंधेरे में शिकार भी करते हैं। तो ऐसा कैसे कर लेते हैं, वो एक अल्ट्रावायलेट रे छोड़ते हैं। जब वो किसी शिकार से उनको टकरा के जब आती है तो वो उसकी एक इमेज बनाते हैं अपने माइंड में। जब इमेज टकरा के आती है ना तरंगे, तो उनके पास वापस आती है परावर्तित होकर। उससे क्या करते हैं चमगादड़ अपने दिमाग में इमेज तैयार कर लेते हैं और वो समझ आते हैं कि हमारा शिकार इतनी दूरी पर है और अपना शिकार पकड़ लेते हैं, जाके तुरंत एग्जिट पकड़ लेते हैं। डिस्कवरी वगैरह भी दिखाते थे, उनमें बहुत दिखता था, बचपन में डिस्कवरी बहुत दिखता था मैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर अल्ट्रावायलेट वेव, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी बोलते हैं परावैंगनिक किरणें। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो और आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जो और हैं साइंस में वो याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख और है वो है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई है। तो कैलोरी में क्या नापते हैं, हम हीट को नापते हैं, ऊष्मा को नापते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड इसका फंडा मैं बहुत समझा चुका हूँ। प्रकाश चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार्क के एग्जाम में और NPCIL के एग्जाम में। तो प्रकाश चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो मैंने आपको उस समय बताया था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूरज उगते डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे एक ही रीजन होता है, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। तो राइट आंसर होगा हमारा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो फ्रेंड जो विद्युत बल्ब जो हमारे घर में जो आते हैं उसका फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का। इसका रासायनिक प्रतीक पूछ लेता है कितना एग्जाम में, तो इसका डब्ल्यू याद रखना, डब्ल्यू। ठीक है ना। और ये कितना टेम्परेचर झेल सकता है, ये 2600 से लेके 3000 डिग्री तक झेल सकता है। इस समय इतना ज़्यादा टेम्परेचर झेलता है, इसलिए इसका प्रयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो फ्रेंड आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कन्वेंशन, इसका संवहन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एसआई में बल का मात्रक क्या है। तो एसआई सब जानते हैं, एसआई मात्रक होते हैं हमारे, उसमें बल का क्या मात्रक है, तो उसका मात्रक होता है न्यूटन, आपको याद रखना है ये। ठीक है, जूल किसका मात्रक होता है, ये कार्य का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है, किसका होता है, ये होता है तुम्हारा शक्ति का। और घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, ये होता है हमारा आयतन का। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं। आपने देखा होगा जब लाइट वगैरह ट्रांसफार्मर चलाते हैं, और ट्रांसफार्मर सॉरी कह रहा हूँ, जनरेटर, डायनेमो बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं उसको। तो राइट आंसर होगा हमारा डायनेमो, ऑप्शन नंबर डी। और उसका अगर अपोजिट आप करेंगे कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे इलेक्ट्रिकल मोटर। जो आपके घर में मोटर होती है पानी वाली, उसमें क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। और मोटर क्या हमारी एक मैकेनिकल चीज़ है, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। बहुत इंपॉर्टेंस वाले फ्रेंड्स समझ लीजिए। तो उसमें सबसे अच्छी चालक धातु जो है वो है हमारी चांदी, सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ होती है ठोस। तो सूखी बर्फ क्या होती है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी काफी एग्जाम में आता है। तो राइट आंसर होगा ठोस क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित किसके कारण से। तो आप सब जानते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण। कोई जो लुढ़क रही है तो कुछ टाइम पर रुकेगी, जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर अपोजिट साइड में। और फ्रिक्शन हमेशा गति के अपोजिट साइड में लगता है। ये भी आपको रहना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में, उन्होंने बहुत घुमा के पूछा था लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का पेपर होता है रेलवे का। और आपने से बहुत लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा भी होगा। मैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी शुरू कराने वाला हूँ, वहाँ और अच्छे सवाल आपको कराऊंगा मैं, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल थोड़ा अच्छा लेवल आता है ग्रुप डी का। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, घर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए हमेशा जुड़े रहिएगा, जो को और तैयारी करते रहिए। एनसेल मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिए, एनसेल में 4-5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मेरे चैनल से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमेशा दिमाग एक गैस याद रखना, क्लोरीन गैस। राइट आंसर होगा हमारा क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो यार रखना, दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखना। तो राइट आंसर होगा हमारा अनंत, इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन NPCIL के द्वारा पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। तो अपवर्तन किसका अधिक होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बैगनी रंग की होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा
नीला यानी नीला, वायलेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो याद रखना ये फैक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होगा? तो वेवलेंथ उसका अधिक होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। मैंने आपको समझाया था ना, फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ में इन्वर्सली संबंध होता है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो तरंगदैर्घ्य कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो इन तरंगों में सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी है? देखो, पराबैंगनी किरणें सबसे ज़्यादा होती है, सूर्य की रोशनी की भी होती है, गामा किरणों की भी होती है, लेकिन अवरक किरणें इनकी तीन के मुकाबले इससे कम होती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति, ठीक है ना। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको हम HZ से दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, जिसका प्रयोग हम ये मोबाइल के बैटरी टूटे में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा लिथियम। और सबसे भारी धातु अगर पूछे तो क्या लगाएंगे आप? ओस्मियम। तब आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो फ्रेंड, जो दूध की शुद्धता है इसका जो यंत्र आता है वो क्या है? लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। और फेदोमीटर क्या है? फेदोमीटर भी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में काफ़ी आता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए हम फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर क्या होता है बताइए? गैसों का दबाव नापने के लिए। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रो माने क्या? जल। तो जल का जो वो होता है क्या बोलते हैं, मैं बताऊं, घनत्व नापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, हड्डियों और दांत हमारे किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। तो राइट आंसर होगा हमारा कैल्शियम फास्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है? तो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। तो वो जो हाइपो जिसका प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं वो होता है हमारा सोडियम थियोसल्फेट। इसको याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो जो वायुमंडलीय दाब है किससे नापते हैं? हम बैरोमीटर से नापते हैं। अब बैरोमीटर से आपको दो तीन चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में फैक्ट, क्या कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरेगी, मतलब अचानक गिरी, बहुत तेज़ी से गिर रही है, तो उसका मतलब क्या होगा? मौसम तूफानी होगा। ठीक है। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है तो उसका मौसम सुहाना बना रहेगा। और अगर मतलब अचानक गिरे इसका आधी तूफान भी आएगा। ठीक है ना। और अगर हल्के गिर रहा है तो वर्षा आने की संभावना होती है, वर्षा होगा। उसी से वो लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं ये बैरोमीटर के आधार पे जो रीडिंग आती है। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का फ्रेंड मेरा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड, एक्सरे का आविष्कार किया था वो किया था आपके रोंटगेन ने। और ये वो ही पहले व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। इन्हीं को ही फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था इसकी खोज के लिए, एक्सरे खोज के लिए। आप जानते हैं ना एक्सरे कितनी बड़ी खोज है आज के टाइम में, मतलब मेडिकल के लाइन में कितनी बड़ी खोज है, समझ लो एक्सरे। ठीक है ना। एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।